हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा था लॉ ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हम रिटर्न टू फैक्टर एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कर चुके हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल जो है वो है लॉन्ग रन में एप्लीकेबल होने वाला प्रिंसिपल। इसमें आपके सभी फैक्टर्स जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। क्लियर? नो फैक्टर रिमेन फिक्स। लॉन्ग रन पीरियड में आपको अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है तो आप सभी फैक्टर्स को सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ करके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। इसका मतलब कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप फंक्शन इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अगर सभी फैक्टर्स को सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाया जाता है तो फैक्टर्स में जो चेंज आते हैं उनका रेशो सेम रहता है, इसीलिए तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। और इसकी वजह से जो प्रोडक्शन में चेंज आता है उससे सिर्फ प्रोडक्शन की क्वांटिटी नहीं बढ़ती बल्कि प्रोडक्शन का स्केल भी चेंज होता है, लेवल भी चेंज होता है। इसीलिए इसे रिटर्न टू स्केल कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हुई, द रिटर्न टू स्केल रेफर टू द बिहेवियर ऑफ आउटपुट एज ऑल फैक्टर इनपुट्स आर वेरिड इन द सेम प्रोपोर्शन। इट इज़ अ लॉन्ग रन कंसेप्ट। इसके भी 3 पार्ट्स हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। Increasing return to scale occur when a given percentage increase in all factor input causes proportionately greater increase in output। मतलब फैक्टर्स में जो चेंज होता है, इनपुट्स में जो चेंज होता है, उसके कंपैरिजन में आउटपुट में चेंज उससे कहीं ज़्यादा होता है। अब हम ये परसेंटेज फॉर्म में लेंगे। मान लेते हैं हमारे फैक्टर थे 100, ठीक है, हमने उसको कर दिया 150, 50% का इंक्रीज दिखाया। प्रोडक्शन है 100, हो गया 200 यूनिट, 100% का चेंज हो गया। तो इनपुट्स 50% इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन प्रोपोर्शनेटली इनपुट से ज़्यादा चेंज हुआ। इसे कहा जाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। 100 on 100, 200 on 150। ये बन गए हमारे इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, इसके पीछे जो कॉजेज हैं उसमें आती हैं इकोनॉमीज मतलब बचत, कि जब आपका स्केल चेंज होता है तो हमें इकोनॉमी ऑफ सेल्स स्केल मिलना स्टार्ट हो जाता है। इकोनॉमी ऑफ स्केल कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है और प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होने लग जाता है। तो
तो इसमें हमें इकॉनमीज मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न एप्लीकेबल होते हैं। सेकंड है आपका कांस्टेंट रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल occurs when a given percentage increase in all factor input इंक्रीज करना है और इक्वल ही परसेंटेज से आपका आउटपुट इंक्रीज होता है। यहाँ पे इनपुट 50% इंक्रीज हुआ, आउटपुट भी 50% से इंक्रीज हुआ। तो इनपुट का चेंज का रेशो आउटपुट के चेंज के रेशो से मैच हो रहा है, तो इसे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहा जाएगा। बुक में कोई टेबल नहीं दी हुई, इमेजिनरी फिगर से टेबल बनानी है, तो आप चाहें तो डाटा चेंज भी कर सकते हैं। हंड्रेड और 100, 150 और 150 एग्जैक्टली सेंटर लाइन जाएगी कांस्टेंट रिटर्न की। ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न के पीछे जो कोज होते हैं वो इकॉनमीज तो हमें मिल ही रही थी, अब डिस इकॉनमी आनी स्टार्ट हो जाती है। इकॉनमीज और डिस इकॉनमीज आपस में इक्वल होती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो चेंज इन इनपुट्स का रेशो चेंज इन प्रोडक्शन के रेशो से मैच हो जाता है। थर्ड वन है डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, स्केल। अब डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल ऑक्यूर्स व्हेन ए गिवन परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इनपुट। जब आप एक परसेंटेज चेंज करते हैं इनपुट्स में, तो प्रोडक्शन का चेंज प्रोपोर्शनेटली उस परसेंटेज से कम होता है। इनपुट आउटपुट 100 200, यहाँ हमने इनपुट को डबल कर दिया, 100% चेंज लाए। आउटपुट में चेंज तो हुआ, इंक्रीज भी हुआ, बट प्रोपोर्शनेटली कम चेंज हुआ। ठीक है, हंड्रेड ऑन 100, 150 ऑन 200। इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल की ग्राफ की शेप आप देख सकते हैं, जिससे आपको पता लगता है कि क्वांटिटी में आउटपुट में ज़्यादा चेंज आया है या इनपुट में ज़्यादा चेंज आया है। ये हमारे डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। इसके पीछे क्या कारण है? वो जो इकॉनमीज़ हमें मिल रही थी और डिस इकॉनमी मिल रही थी जो कि इक्वल हो गई थी, इस लेवल पे आने के बाद हमारी डिस इकॉनमीज़ जो है वो इन इकॉनमीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये स्केल जो है वो हमें प्रोपोर्शनेटली कम आउटपुट देना शुरू कर देता है। तो ये था स्टूडेंट हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल एंड ओवरऑल रिटर्न टू स्केल। ये लॉन्ग रन एनालिसिस है, लॉन्ग रन पीरियड में ही एप्लीकेबल होता है। सभी फैक्टर्स वेरिएबल फैक्टर हैं और कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप फंक्शन एप्लीकेबल होता है। इसमें कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता, कितनी भी क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज की जा सकती है। तो कीप इट अप, पढ़ते रीड करते रहिए, अंडरस्टैंड कीजिए। कोई डाउट हो तो आप मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।